तो हेलो दोस्तों, कैसे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 विलियन। ये हिंदी मीडियम की सीरीज़ है जिसमें हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि विलियन करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉल्यूशन। पार्ट 1 है और इसको हम अलग अलग पार्ट्स में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला बात हम आते हैं चैप्टर की डेफिनेशन पे कि चैप्टर जो कि नाम है विलियन, इसका मतलब क्या होता है। तो विलियन आपने वर्ड पहले भी सुना होगा या क्लास 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि विलियन क्या होता है। तो विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक कोई भी चीज़, दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब मिलती हैं और समांगी रूप में मिलती हैं, यानी कि ऐसे मिलती हैं जो वो दिखाई नहीं देती हैं और घुल जाती हैं आपस में, इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो उस मिश्रण को हम बोलते हैं विलियन। यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब ऐसे घुल जाती हैं, जब वो दिखाई नहीं देती हैं और पूरी तरह से घुल जाती हैं, उसको बोलते हैं हम विलियन। एग्जाम्पल में इसका आता है नमक का घोल। जब आप पानी के अंदर नमक घोल देते हैं तो आपको नमक दिखाई नहीं देता है, तो वो भी क्या है, एक विलियन का एग्जाम्पल में आता है। इसी तरीके से चीनी का घोल, यानी कि आप जब पानी में चीनी घोलते हो तो वो भी आपको दिखाई नहीं देती है, तो वो भी एक विलियन के एग्जाम्पल में आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और इन नोट्स को आप नोट भी कर लीजिए ताकि आप उसको याद भी कर पाएँ और आप आगे चल के इसको फिर से रिवाइज भी कर पाएँ। फिर हम बात करते हैं द्विअंगी विलियन के बारे में। तो द्विअंगी यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है द्विअंगी, यानी कि जहाँ पर दो चीज़ें होंगी। विलियन वो होता है यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा होते हैं। तो अगर दो से ज़्यादा हैं तो वो बाइनरी नहीं होंगी, सिर्फ दो हैं तो वो बाइनरी होगी। तो वे विलियन जिसमें केवल दो या दो ही घटक उपस्थित होते हैं द्विअंगी विलियन कहलाते हैं। मतलब सिर्फ दो ही होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ओनली दो। जैसे कि नमक और पानी को मिलाइए तो वह द्विअंगी सॉल्यूशन है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है। या फिर चीनी और पानी मिलाइए तो वो भी क्या है, द्विअंगी विलियन है, ठीक है। तो कोई एक हमारे पास घटक है, जो कोई भी एक हमारे पास घटक है ए, और दूसरा इसके अंदर कोई भी विलायक है, जब उसको हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, विलियन बनेगा। और इसमें दो चीज़ों को मिलने को बोलेंगे हम द्विअंगी विलियन। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है विलायक के बारे में। ये भी आपने पहले क्लास 9th में पढ़ा होगा कि विलायक क्या होता है। फिर से रिवाइज करते हैं। विलायक को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? विलियन के वे घटक जिसकी मात्रा विलियन में अधिक मात्रा में होती है विलायक कहलाती है। मतलब हम जब कोई भी चीज़ घोलते हैं तो जिस चीज़ में वो घोली जाती है उसको हम विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए विलायक क्या हुआ? पानी, क्योंकि पानी के अंदर हम सब कुछ घोलते हैं, कुछ भी हो, चीनी हो, नमक हो, कोई भी शरबत हो, कुछ भी हो, वो पानी के अंदर ही घोला जाता है। तो पानी क्या है? एक विलायक है। एक कौन सा विलायक है? ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि सार्वत्रिक विलायक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सार्वत्रिक विलायक भी बोलते हैं। सार्वत्रिक मतलब जो सब चीज़ों के लिए होता है, ठीक है, जो सारी चीज़ें में घुल सकती हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है विलय। तो विलय जो है जो चीज़ घोली जाती है, ठीक है, सॉल्यूट बोलते हैं। तो विलियन का वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जब पानी के अंदर कुछ भी घोल रहे हो तो पानी उसमें कम मात्रा में होगा, पानी उसमें ज़्यादा मात्रा में होगा, और जो चीज़ घोली जाएगी वो पानी से कम ही घुलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 ml पानी लिया है तो 100 ml के अंदर 100 ml चीनी नहीं घुलने वाली, उससे वो कम ही रहेगी। तो हमेशा विलय क्या होता है? कम रहता है, और विलायक क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ये हमेशा, ठीक है। तो जो कम में होगा वो विलय, जो ज़्यादा होगा वो विलायक, ये आपको याद रखना है। और सीधी सी बात है, जो चीज़ हम घोलते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, उसको हम बोलते हैं विलय, और जिसमें वो घोली जाती है वो होता है विलायक। विलायक कोई भी हो सकता है, बट मेनली एग्जाम्पल विलायक में पानी होता है। और उसके अलावा आप किसी और चीज़ में भी घोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी तेल में घोल रहे हो तो उस कंडीशन में तेल विलायक बन जाएगा। अगर आप किसी और चीज़ में घोल रहे हो तो वो विलायक बन जाएगा। तो जिस चीज़ में जो घोला जाता है वो होता है विलायक, और जिस चीज़ को घोला जाता है वो होता है विलय, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे शरबत की बात करते हैं, तो शरबत के अंदर पानी ज़्यादा होता है और चीनी कम होती है। तो विलायक कौन हुआ? जल, और विलय कौन हुआ? चीनी, ठीक है। तो और हम विलायक को डिनोट करते हैं किससे? ए से, और विलय को डिनोट करते हैं हम बी से। तो हम ध्यान रखेंगे, ए यूज़ करेंगे हम विलायक के लिए और बी यूज़ करेंगे हम विलय के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं चाशनी की, तो चाशनी में पानी कम होता है और
चीनी ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में चीनी क्या हो गया, विलायक हो गया, और जल क्या हो गया, विलय हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि बी जो है वो कम है किससे, ए से। ठीक है, बी कौन हो गया, विलय, और ए कौन हो गया विलायक। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हम बात करते हैं अब मोल के बारे में कि मोल क्या होता है। तो कि मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, मेनली कैपिटल एन या स्मॉल एन, कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम स्मॉल एन यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एन हम एवोगाड्रो नंबर को हम करते हैं। तो एन क्या हो गया, मोल को डिनोट करता है। और मोल क्या है, किसी भी पदार्थ की मात्रा को नापने की इकाई है, यानी कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कण को, जैसे दर्जन होता है, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, इसी तरीके से हम मोल भी क्या होता है, काउंट करने में हम यूज़ करते हैं। तो मेनली हम इसको यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, अमाउंट ज़्यादा होता है, उसको हम यूज़ करते हैं मोल में। जैसे कि हमें कणों की संख्या निकालनी है तो मोल में बताएंगे। ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो वो मोल में बताएंगे, क्योंकि मोल बहुत बड़ा एक नंबर होता है। एक मोल कितने के बराबर होता है, एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो एक मोल कण का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अगर मैं बोलता हूँ एक मोल इलेक्ट्रॉन तो इतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ एक मोल आयन तो इतने ही आयन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मोल निकाल की संख्या है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर अगर आपको पता करना है कि किसी भी पदार्थ में कितने मोल हैं, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, क्या होता है, N = W/m। अब m डिनोट करता है किसको, ग्राम द्रव्यमान को, मतलब किसी भी चीज़ की मात्रा ग्राम में। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ग्राम पानी है तो आप उसको ग्राम में नापते हैं ना। जब किसी शॉप पे जाते हैं तो पानी हो या फिर तेल हो या फिर चीनी है, उसको हम ग्राम में नापते हैं। ठीक है, और फिर अपॉन m क्या है, m जो होता है वो होता है अणुभार या फिर परमाणु भार। यहाँ पर लिखा भी है परमाणु भार या अणु भार। अब ये परमाणु भार और अणु भार जो होता है वो फिक्स होता है, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार फिक्स होता है, यानी कि अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। और ऊपर वाली चीज़ यानी कि आपका ग्राम द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, तो 10 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम चीनी, पानी या फिर कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी तत्व ले सकते हैं, कोई भी यौगिक ले सकते हैं, उसमें कितना मोल है, इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, ऊपर हम रखेंगे उसके द्रव्यमान को और बट्टे में रखेंगे उसका अणुभार। ठीक है, और भी फॉर्मूलाज इसके इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसको बाद में ही समझेंगे, बट अभी हम सिर्फ समझेंगे मेन फॉर्मूला जो हमारे काफ़ी काम में आने वाला है, और ये काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है। इनको हम बाद में यूज़ करेंगे और तभी हम एग्जाम्पल के साथ इनको हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेन डेफिनेशन जो काफ़ी बार एग्जाम में आती है, जो है मोलरता यानी कि मोलैरिटी। तो ये मोलरता क्या होती है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहली चीज़, जब हम बात करते हैं मोलों की बात करते हैं, तो किसी भी विलयन के अंदर कितने ग्राम मोल घुले हुए हैं, कितने ग्राम चीनी घुली हुई, कुछ भी हम पता करने के लिए हमें पता करना पड़ता है कि उसकी विलेयता कितनी है। और विलेयता को नापने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड आता है मोलरता। तो मोलरता क्या होती है, मोलरता का मतलब है कि किसी भी विलयन के अंदर कितने मोल विलय हुए हैं, उसको हम बोलते हैं विलयन की मोलरता। यानी कि प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, मोलरता = विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ये आपको याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको हमने बताया था कि फॉर्मूला याद होना चाहिए कि N = क्या होता है, N = अभी हमने पढ़ा क्या होता है, W/m होता है। तो आपको इसी को ही यूज़ करना है, और ये काफ़ी काम का फॉर्मूला है और ये बहुत बहुत आपके काम में आने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं मोलरता का। तो मोलरता क्या हो गई आपकी, विलय के मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन। मोलों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, हम N से डिनोट करते हैं, और आयतन को हम V से डिनोट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अभी आपको हमने बताया कि हम विलय को B से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा NB, क्योंकि ये क्या है बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि विलय के मोलों की संख्या। B डिनोट कर रहा है विलय को और N डिनोट कर रहा है मोलों की संख्या को। अब यहाँ देखो, यहाँ V क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कि आयतन। अब आयतन किसका है, विलय का, विलय यानी कि दोनों A और B। तो यहाँ पर वर्ड क्यों यूज़ कर रहा है, AB। तो NB/VA ये क्या हो गया, मोलरता का फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम थोड़ा और एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड कैसे करना है वो हम उसको देखते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो N = क्या होता है, N = होता है W/m, ये तो फॉर्मूला होता है।
अब लेकिन हम बात कर रहे हैं जब विलय की, यानी कि बी लगा देंगे तो WB/MB हो जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पर, इस n की जगह पर क्या आएगा, WB/MB, ठीक है। होप आपको दिख रहा होगा, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ। तो WB/ क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, VAB। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं m से क्रॉस करके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इसको इससे क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हो गया यहाँ पर WB/MB इंटू V बन गया, यानी कि MB से B मल्टीप्लाई हो गया। अब ये लीटर में है तो हमें लीटर को ml में भी चेंज करना पड़ सकता है। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है, तो हम यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला, WB इंटू 1000/MB इंटू V, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ यहाँ पर सिंबल्स हमें पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या है, और ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा भी दिया है कि, और एक बात सिंपल सी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो कि है मोलर ताप पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ये काफ़ी काम में आएगी आपके लाइन, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि मोलर ताप पर ताप का प्रभाव होता है। तो ये याद रखना है, में काम में आएगी जब हम मोलरता और मोलरता में डिफरेंस समझेंगे, तब आपको ये बहुत काम में आने वाली है। उसके बाद आती है हमारे पास इसके सिंबल्स के मीनिंग। तो जो हमने अभी पढ़ा, ए का मतलब क्या होता है, विलायक। तो जब भी हम ए यूज़ करेंगे तो विलायक की बात करेंगे, बी यूज़ करेंगे तो विलय की बात करेंगे। इसको आप नोट भी कर सकते हो। डब्लू क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान होता है। उसके बाद आता है वी को हम बोलते हैं आयतन, यानी कि वॉल्यूम। एम होता है आणविक द्रव्यमान, यानी कि आणविक द्रव्यमान, या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु भार। और एक्स होता है मोल अंश। अब ये मोल अंश आगे भी पढ़ेंगे हम, बट अभी सिंबल याद रखो इसके। एन होता है मोल, कितने मोल हैं, कितने मोल की संख्या है। ये हो गया हमारे पास इसके संकेत, किससे हम किसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि मोलरता, ठीक है। यहाँ पहले हमने पढ़ा था मोलरता, अब हम पढ़ रहे हैं मोललता। तो बोलते हैं मोलैलिटी, यानी कि इसमें आर नहीं लगता है, ठीक है। तो मोलैलिटी बोलते हैं इसको हम। और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि मोलरता में हम, ध्यान दें यहाँ पर लिखा है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी कि यहाँ पर पहली बात डिफरेंस के, यहाँ पर 1 लीटर विलियन की बात चल रही है, कितने लीटर में कितना घुला हुआ होगा। और यहाँ पर क्या डिफरेंस है उसको हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 किलोग्राम विलायक, तो फर्क समझ में आ रहा है कि 1 किलोग्राम विलायक बोला गया है, और यहाँ बोला था 1 लीटर विलियन। तो फर्क है, यहाँ पर विलियन यूज़ करता है और यहाँ पर विलायक यूज़ करता है। इस डिफरेंस को हम याद रखेंगे, डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल उसी की तरह है, और इसको हम छोटे m यानी कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं, क्योंकि कैपिटल M हम ऑलरेडी मोलरता को डिनोट कर चुके हैं, तो सेम ना हो जाए, और नाम तो दोनों के सेम ही हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलरता क्या हो जाएगी, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो वहाँ पर क्या था, विलय का, विलियन का लीटर में आयतन, और वहाँ पर था विलियन, यहाँ पर है विलायक, वहाँ पर था लीटर, यहाँ पर है किलोग्राम। तो दोनों में फ़र्क आपको याद रखना है। उसके बाद विलय के मोल किससे डिनोट करते हैं, हम NB से डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं, अभी आपको मैंने ऊपर बताया किससे, हम W से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है विलायक की, तो ओनली हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, A यूज़ करेंगे, B को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि इसके फॉर्मूले के थोड़े और एक्सपेंड करते हैं हम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका फाइनल फॉर्मूला, तो हम N की जगह पर रख देंगे क्या, WB/MB, इस n की जगह पर रख देंगे, और ये w जो हो जाएगा m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर WB इंटू 1000, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में चेंज, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेगा, और MB नीचे जाएगा, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। और सेम बात जो आपको मैंने इससे पहले बताई थी कि मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ये ताप का यहाँ पर सिस्टम क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को कि मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये एग्जाम में आता भी है कि हम ज़्यादातर मोललता को क्यों प्रायोरिटी देते हैं मोललता के कंपैरिजन में। मतलब ज़्यादातर हम जब यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की हम विलयता नापते हैं, तो मोललता क्यों अच्छा माना जाता है कंपेयरिंग टू द, किसकी तुलना में, मोलरता की तुलना में अच्छा माना जाता है। तो ऐसा क्यों है, सिंपल सा रीज़न है कि उसके ताप में डिफरेंस, उसके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं। और ताप से क्या लेना देना है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कि दोनों में फ़र्क क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो
दोनों में फ़र्क क्या है वो अब हम समझ लेते हैं। तो मोलरता और मोललता में ये डिफरेंस भी एग्जाम में आता है। तो पहली पॉइंट है, इसमें विलयन का आयतन प्रभावी होता है, मतलब इसमें आयतन की बात चलती है, और मोलरता में द्रव्यमान की बात चलती है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है आपको समझाया मैंने कि इसमें ताप का प्रभाव पड़ता है, किसमें, मोलरता में, और मोललता में ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और भी डिफरेंस है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे, बट अभी नोट्स के लिए हम बेसिक समझते हुए चल रहे हैं तो इतना ही समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोल प्रभाव, जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव यानी कि मोल अंश किसे बोलते हैं, इसको हम समझते हैं। विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाव उसके मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे हम x या फिर हम काई से डिनोट करते हैं, इसको हम काई भी बोलते हैं, ठीक है, x या काई से डिनोट करते हैं। अब कई बुक्स में इसको x ही दिखाया गया है और कई बुक्स में इसको काई से दिखाया गया है, तो आप डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करते हैं, आपके ऊपर है ये कि आप x लिखें या काई लिखें। x और काई में थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि काई थोड़ा सा घूमा हुआ होता है, लहराया हुआ होता है, और x तो x ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके अंदर हम अनुपात की बात करते हैं कि टोटल के अकॉर्डिंग कितना अनुपात विलय का है या फिर विलायक का है। अगर विलय का है तो विलय का मोल प्रभाज कहलाएगा, और अगर विलायक का है तो विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। तो अगर हम बात करते हैं घटक ए की, ए किसको बोल रहे हैं हम, ए बोलते हैं हम विलायक को, तो ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। तो अगर हम रखते हैं घटक ए को तो हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स ए, और ऊपर रखा जाएगा एन ए, क्योंकि बात चल रही है ए की, तो ऊपर भी क्या रखेंगे, ए, यानी कि विलायक के ही मोल अंश रखेंगे, यानी कि मोल की संख्या रखेंगे। और अपॉन में तो हमेशा की तरह कांस्टेंट रहेगा कौन, एन ए और एम बी, यानी कि विलयन के मोलों की संख्या। अगर हम विलायक की बात कर रहे हैं तो ऊपर रखा जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, और नीचे तो विलयन के मोलों की संख्या रहेगी। और अगर हम बात कर रहे हैं विलय की तो ऊपर रखेंगे विलय के मोलों की संख्या, और अपॉन में विलयन तो कांस्टेंट रहेगा ही। बस इतना फ़र्क है कि ऊपर ए तो अगर एक्स ए तो ऊपर ए, एक्स बी तो ऊपर बी, सिंपल इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम दोनों यानी कि एक्स ए और एक्स बी को जोड़ते हैं तो हमेशा 1 आता है। अब ऐसा क्यों होता है, हम दोनों को जोड़ते हैं यानी कि एक्स ए और एक्स बी को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। 1 क्यों आता है, सिंपल सा रीज़न है कि दोनों जो है मिलकर एक ही सॉल्यूशन बनाते हैं, तो कुछ पार्ट इसके पास होगा, कुछ पार्ट इसके पास होगा। मतलब कि अगर आपने एक शरबत बनाया है तो उसके अंदर मान लीजिए कि 20 ग्राम चीनी घुली हुई है और 80 ग्राम वाटर है, तो अगर दोनों को मिला दोगे तो वो बन जाएगा 100 यानी कि 100%। तो मिलके क्या बना, एक ही तो बना, तो हम ए 1 से डिनोट करते हैं क्योंकि एक का मतलब है 100%। तो दोनों को हमने जोड़ा तो वो बन के क्या, एक। अनुपात में एक का मतलब क्या होता है, 100%, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने पढ़ी है मोलरता, फिर मोललता, अब फिर पढ़ी मोल प्रभाज, अब पढ़ेंगे हम नॉर्मलता। तो 1 लीटर विलयन में विलय के की ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि पिछली बार में हमने क्या पढ़ा था कि मोलों की संख्या, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्राम तुल्यांक संख्या। ग्राम तुल्यांक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है WB/E। अब ये E क्या होता है, इसको हम कहते हैं विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय का तुल्यांकी भार हम कह सकते हैं कि अणु भार के समान होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, बट शॉर्ट में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि विलय का तुल्यांकी भार अणु भार के समान होता है, तो निकालने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला बन जाएगा आपका WB/EB/V, क्योंकि पट्टे में क्या है, आयतन है। अब फिर सेम ये से क्रॉस करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, WB/E/V। अब जब लीटर को हम 1000 में, लीटर को जब हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, N = WB/1000/EB/V। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा। किसका फॉर्मूला है, नॉर्मलता का फॉर्मूला बनकर आ जाएगा, और हमने डेफिनेशन भी इसकी समझ ली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल फॉर्मूलाज की। तो यहाँ पर लिखा है मोलरता का फॉर्मूला। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, M = WB/1000/MB/V। ये हो गया किसका फॉर्मूला, मोलरता का। मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है WB/1000/MB/V। ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। उसके बाद नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, WB/1000/EB/V। तो ये सेम, बस इतना फर्क आ रहा है। यहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है कि इसमें WB की, इसमें MB आया, इसमें
WA आया और इसमें EB आया, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। तो फॉर्मूला याद करने में आपको बस इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो है तुल्यांकी भार की, जैसे आपको समझाया मैंने कि तुल्यांकी भार होता क्या है, तो वो भी समझना ज़रूरी है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो तुल्यांकी भार हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास को। तो ये क्या होता है, किसी पदार्थ की जितनी मात्रा दूसरे पदार्थ में संयोग करती है उसे उसका तुल्यांकी भार कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, E = अणुभार अपॉन संयोजकता की, किसी पदार्थ की कितनी मात्रा दूसरे पदार्थ में घुल सकती है वो उसकी तुल्यांकी भार कहलाती है। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं अनुपात के, कितना अनुपात मिलकर बनाएगा, कितनी वो उसकी शेयरिंग रहेगी, तो उसको हम डिनोट करते हैं तुल्यांकी भार से। और फॉर्मूला होता है E = अणुभार बट्टा संयोजकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, जो क्या है, नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला भी इसका हम रीड कर चुके हैं कि होता क्या है, और तुल्यांकी भार भी हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। ठीक है, इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाष्प दाब के बारे में कि वाष्प दाब क्या होता है, और भी टॉपिक्स हैं, फॉर्मलता है और उसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी पढ़ेंगे। बट आज की वीडियो में इतना ही, ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम वाष्प दाब के बारे में डिस्कस करेंगे और अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और सारे चैप्टर्स कवर करेंगे 1 by 1 और डीपली कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा इसको ऊपर से समझ रहे हैं क्योंकि चैप्टर शुरू हुआ है और ये लेक्चर 1 है, तो हम अभी थोड़ा बेसिक समझेंगे और जब आगे बढ़ेंगे, अगर आप चाहते हो थोड़ा एडवांस पढ़ना तो हम एडवांस भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी हम नोट्स इसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके थोड़ा बेटर समझ में आए और आप नोट्स बना भी पाओ। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उस वीडियो बना पाऊँ। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।